आप सुन रहे हैं नितिन ऑडियो स्टोरीज, जहां की हर कहानी बनाए आपको अंदर से मजबूत और निडर। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराने जख्म कभी नहीं भरते, वो बस वक़्त की धूल के नीचे दब जाते हैं। 5 साल पहले मैं हनूपुर से भागा था, अपनी यादों को पीछे छोड़कर, पर आज इस पुरानी डायरी ने फिर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया, जहां सुकून नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा मेरा इंतजार कर रहा है। शहर की उन ऊंची और बेजान इमारतों के बीच मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। हाथ में एक पुराना सा सूटकेस और आंखों में कुछ बड़ा कर देने वाला सपना लेकर मैं अपने गांव से निकला था। पर आज 5 साल बाद मुझे लगने लग गया था कि मैं सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैंने अपनी अलमारी साफ करते हुए एक पुरानी धूल से सनी डायरी बाहर निकाली। जैसे ही मैंने उसे खोला, उसमें से एक सूखा पीपल का पत्ता नीचे गिरा। मुझे याद आया, ये पत्ता मुझे रामू काका ने तब दिया था जब मैं शहर आ रहा था। काका की वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। बेटा, शहर जा रहे हो, खूब तरक्की करना, पर याद रखना, जब ये भाग दौड़ तुम्हें थकाने लगे और रातों को नींद ना आए, तो समझ लेना कि मिट्टी तुम्हें वापस बुला रही है। असली दौलत बैंक के कागज में नहीं बल्कि मन के सुकून में होती है। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस कामयाबी के पीछे भाग रहा था, वो तो बस एक छलावा था। मैंने उसी पल फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा अपने गांव, अपने हनूपुर। पर मैं नहीं जानता था कि जिस हनूपुर की यादों के सहारे मैं जी रहा था, वो अब वैसा नहीं रहा था। वहाँ की हवाओं में अब वो खुशबू नहीं रही थी, बल्कि एक खौफनाक राज मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बस एक खिड़की के बाहर देख रहा था। जैसे जैसे बस हनूपुर के नज़दीक पहुँच रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वही पुराने यार दोस्त मिलेंगे, वही खेतों की खुशबू और वही रामू काका का बरगद वाला वो ठिकाना, जहां बैठकर मैंने अपने बचपन के अनगिनत दोपहर बिताए थे। पर जैसे ही बस अपने स्टेशन पर रुकी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोपहर का वक़्त था, सूरज सिर पर था, फिर भी स्टैंड पर एक डरावना सन्नाटा पसरा था। लोग एक दूसरे से बात करने की बजाय नजरें चुरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य साया उन पर हर वक्त नज़र रख रहा हो। मैंने अपने पुराने दोस्त बिहारी को देखा, जो चौराहे पर चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। मैं मुस्कुराया और जोर से बोला, अरे ओ बिहारी, कैसा है भाई? पहचानता नहीं है क्या? तेरा भाई वापिस आ गया है। बिहारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, नितिन, तुम इस वक्त यहाँ? भाई मेरी मान तो अभी इसी बस को पकड़ और शहर लौट जा। यहाँ अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। यहाँ की हवा में अब चैन नहीं, सिर्फ दहशत घुली है।
बिहारी ने बस इतना कहकर अपनी दुकान का शटर धड़ाम से गिरा दिया। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उस पुराने बरगद की पेड़ की तरफ देखा जहां रामू काका अपनी लाठी टेक कर बैठा करते थे। वहां सिर्फ एक सूखा हुआ काला तना बचा था, जैसे कोई बेजान कंकाल खड़ा हो। तभी मेरी नज़र एक चमचमाती काली गाड़ी पर पड़ी जो धूल उड़ाती हुई सरपंच की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। ये वही गाड़ी थी जिसे मैंने शहर की भीड़ में देखा था। मुझे समझ आ गया था कि हनूपुर के इस सन्नाटे के पीछे कोई बहुत बड़ी और काली सच्चाई छिपी है। मैंने तय कर लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आज की रात गांव के उसी पुराने डाक बंगले में रुकूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर रामू काका कहाँ चले गए और मेरे हनूपुर का ये हाल किसने किया। गांव के बाहर खेतों के बीचों बीच खड़ा वो पुराना डाक बंगला, जिसकी दीवारों का रंग अब झड़ चुका था। बचपन में हम दोस्त यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे यहाँ पुराने जमाने का कोई साया रहता है। पर आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने जैसे ही उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक चरमराहट की आवाज गूंजी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर धूल की एक मोटी परत जमी थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो लाखों धूल के कण नाचते हुए दिखे। मेज पर एक पुरानी लालटेन रखी थी। मैंने उसे जलाया तो कमरे के कोने कोने में लंबी लंबी परछाइयां कांपने लगी। तभी मुझे खिड़की के बाहर किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई दी। मैं खिड़की के पास पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ दूर खड़ा वो सूखा हुआ बरगद का पेड़। तभी मेरी नज़र कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमीरा पर पड़ी जिसका ताला टूटा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उस अलमीरा को खोला और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। अंदर एक पुरानी फटी हुई पोटली पड़ी थी। ये वही पोटली थी जिसे रामू काका हमेशा अपने पास रखते थे। मैंने उसे उठाया तो उसमें एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो और एक टेप रिकॉर्डर का छोटा सा कैसेट निकला। मैंने सोचा नहीं था कि हनूपुर वापस आना मुझे इस मोड़ पर ले आएगा। आखिर रामू काका की पोटली यहाँ क्या कर रही थी और उस कैसेट में ऐसा क्या रिकॉर्ड था जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया था। जैसे ही मैंने उस कैसेट को रिकॉर्डर में चलाया, वहां से एक भारी आवाज आई, नितिन वापिस चले जाओ वरना यहाँ की मिट्टी तुम्हें भी निगल जाएगी। बाहर से आई उस आवाज ने मेरे पैर जमा दिए थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं उसकी आवाज बाहर तक ना पहुंच जाए। मैंने फुर्ती से उस पुराने टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। शुरुआत में सिर्फ घबराहट सुनाई दी, फिर अचानक एक जानी पहचानी कांपती हुई आवाज गूंजी। ये रामू काका थे। रामू काका। नितिन बेटा, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लेना कि अब मैं हनूपुर में नहीं हूँ। ये शहर वाले, ये सरपंच, ये सब मिले हुए हैं। ये हमारी ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो सदियों से दफन था। इन्होंने मुझे डराया,
धमकाया, पर मैंने वो कागजात नहीं दिए। तभी कैसेट में किसी के चिल्लाने और कांच टूटने की आवाज़ आई। काका की आवाज़ और भी धीमी हो गई। वो काली गाड़ी, वो सिर्फ सरपंच की नहीं है, वो मौत का पैगाम है। नितिन, वो पोटली जो तुमने अलमीरा से निकाली है, उसमें हनूपुर का वो नक्शा है जिसे ये लोग हड़पना चाहते हैं। उसे लेकर भाग जाओ यहाँ से दूर। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस फटी हुई पोटली के अंदर हाथ डाला तो एक पीला पड़ा हुआ चमड़े का नक्शा मेरे हाथ लगा। उस पर हनूपुर के पुराने मंदिर और बरगद के पेड़ के बीच एक लाल निशान बना था। सामने काला लिबास पहने एक आदमी खड़ा था, जिसकी आवाज़ मैंने बाहर सुनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नितिन, तुम बहुत दूर से आए हो, वो नक्शा हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैंने नक्शा अपनी जैकेट के अंदर छुपा लिया और पीछे की खिड़की की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं झुक जाऊं या इस अंधेरी रात में हनूपुर के उस जंगलों में कूद जाऊं जहां मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वो काला साया मेरी तरफ बढ़ा, मैंने पूरी ताकत से डाक बंगले के पीछे वाली खिड़की पर लात मारी। कांच के टुकड़े मेरे हाथ में चुभ गए, पर दर्द महसूस करने का वक़्त ही नहीं था। मैं सीधे उन घने जंगलों में कूद गया जो हनूपुर के चारों तरफ फैले हुए थे। पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पकड़ो उसे, वो नक्शा हमें हर हाल में चाहिए। रात का वो गुप्त अंधेरा और उस पुराने पेड़ की परछाई मुझे डरा रही थी। मेरी जैकेट के अंदर वो नक्शा और रामू काका का दिया वो सूखा पत्ता मुझे बार बार याद दिला रहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे हनूपुर की है। अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए और मैं मुंह के बल गिरा। मैंने टॉर्च जलाई तो सामने एक पुरानी टूटी हुई मजार थी। ये वही जगह थी जिसका निशान उस चमड़े के नक्शे पर बन। वहाँ एक और चीज थी जिसने मेरे खून को सुखा दिया था, जिसमें एक ताजा खुदी हुई कब्र थी और उसके पास रामू काका की वो पुरानी लाठी पड़ी थी जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या रामू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या ये शहर वाले उन्हें मार चुके हैं? तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, नितिन, कब्रों के पास अक्सर वो राज मिलते हैं जिन्हें जिंदा लोग नहीं बता सकते, पर अफसोस तुम अब खुद एक राज बनने वाले हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काली गाड़ी के हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने मेरी आंखें चौंधिया दी। सरपंच के गुंडे मुझे घेर चुके थे। काली गाड़ी की हेडलाइट्स की वो तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। पीछे सरपंच के गुंडे खड़े थे और सामने वो ताजा खुदी हुई कब्र। मेरे पास भागने की कोई भी जगह नहीं थी। तभी उस काले साए वाले आदमी ने अपनी पिस्तौल मेरी तरफ तानी
और बोला, खोदो इसे। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये आखिरी काम करो। मैं कांपते हाथों से मिट्टी हटाना शुरू कर चुका था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या अंदर रामू काका का शरीर होगा? क्या मैंने उन्हें बचाने में बहुत देर कर दी? जैसे ही फावड़ा एक लकड़ी के बक्से के साथ टकराया, सन्नाटा सा छा गया। मैंने बक्सा खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कोई भी लाश नहीं थी। उस बक्से में हजारों साल पुरानी सोने की मुहरें और हनूपुर के कुछ दस्तावेज थे, जिन्हें सरपंच और ये शहर वाले बरसों से ढूंढ रहे थे। ये वो खजाना नहीं था जो किसी की किस्मत चमकाए, बल्कि ये वो सबूत था जो साबित करता था कि इस पुराने इलाके की ज़मीन असल में उन गरीब गांव वालों की है जिन्हें ये लोग डराकर भगा रहे थे। तभी मजार के पीछे से एक साया उभरा। वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। हाथ में वही पुरानी लाठी थी। रामू काका, नितिन बेटा, मिट्टी कभी गद्दारी नहीं करती। जो यहाँ का है वो यहीं रहेगा। रामू काका जिंदा थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें पता था कि मैं यहाँ जरूर पहुँचूंगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और चिल्लाए, भागो नितिन, नक्शे का असली इस्तेमाल अब शुरू होगा। तभी एक गोली चली। गोली की वो आवाज मेरे कान के पास से सनसनाती हुई गुजरी। वो निशाना चूक गया था, या शायद कुदरत मुझे अभी और लड़ने का मौका दे रही थी। रामू काका ने मुझे एक तरफ धकेला और चिल्लाए, नितिन भागो, गांव में मंदिर की तरफ सबको इकट्ठा करो। ये दस्तावेज ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उन कंटीली झाड़ियों को चीरता हुआ गांव की गलियों में पहुंचा। फेफड़े फटने को तैयार थे, पर रुकना मौत को गले लगाना था। मैंने मंदिर का वो पुराना पीतल का घंटा पकड़ लिया और पूरी ताकत से बजाने लगा। सन्नाटा टूट गया। घरों की खिड़कियां खुलने लगी। डरे हुए वो चेहरे बाहर झांकने लगे। लोगों के हाथ में लाठियां और मिसालें थी। तभी सरपंच और उन शहर वालों की काली गाड़ियां मंदिर के आंगन में आकर रुकी। नितिन, बहुत खेल लिए तुम। वो बक्सा और कागज हमें दे दो, वरना आज हनूपुर की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में वो पुराने दस्तावेज थे और आंखों में बरसों का गुस्सा। मैंने उन कांपते हुए गांव वालों की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। भाइयों, कब तक डरोगे? ये कागज देखो। ये हनूपुर की मिट्टी हमारी है, हमारे पुरखों की। हमारे पुरखों ने अपनी जान देकर इसे सींचा था। ये शहर वाले और ये बिका हुआ सरपंच हमें अपनी ही जमीन से बेदखल कर रहा है। आज अगर पीछे हटे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर सबसे पीछे से बिहारी चिल्लाया, नहीं, अब बहुत हुआ। जय हनूपुर। और देखते ही देखते पूरा गांव एक दीवार बनकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। सरपंच के गुंडों के चेहरे अब फीके पड़ गए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जब
लोग इकट्ठे होते हैं तो मौत का खौफ भी हार मान लेता है। मंदिर का आंगन अब रणभूमि बन चुका था। एक तरफ सरपंच के हथियार बंद गुंडे और उनकी वो काली गाड़ी थी, और दूसरी तरफ पूरा हनूपुर, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, लाठियाँ और अपने पुरखों की जमीन बचाने का जुनून था। सरपंच ने अपनी पिस्तौल मेरे सीने पर तानी। उसकी आंखों में दहशत और पागलपन साफ दिख रहा था। सरपंच कांपती हुई पर गुस्से भरी आवाज में बोला, नितिन, ये कागज मुझे दे दे। तू नहीं जानता ये शहर, ये लोग कितने खतरनाक हैं। वो पूरे गांव को राख कर देंगे। मैंने उन दस्तावेजों को हवा में लहराया और एक कदम आगे बढ़ाया। मौत का खौफ अब मेरे दिल से निकल चुका था। मैंने कहा, खतरनाक वो नहीं सरपंच साहब, खतरनाक वो इंसान होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ ना कुछ बचा हो। आपने हमसे हमारा सुकून छीना, हमारे रामू काका को डराया और हमारी मिट्टी का सौदा किया, लेकिन ये कब्जा गवाह है, हनूपुर बिकाऊ नहीं है। तभी भीड़ को चीरते हुए रामू काका सामने आए। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, पर उनकी पीठ एकदम सीधी थी। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सरपंच और उन शहर वाले गुंडों को पता लग चुका था कि पुलिस की एक बड़ी टीम शहर से निकल चुकी है। मैंने शहर के बड़े अफसरों को ये सारे सबूत पहले ही भेज दिए थे। अब सरपंच तुम्हारी और इन काली गाड़ियों की जगह सलाखों के पीछे है। सरपंच के हाथ से पिस्तौल छूट गई। वो काली गाड़ी जो खौफ का प्रतीक थी, अब धूल उड़ाती हुई भागने की कोशिश कर रही थी, पर गांव वालों ने रास्ता रोक दिया था। सुबह की वो पहली किरण हनूपुर की मिट्टी पर ऐसे गिरी जैसे कोई नया जीवन मिला हो। सरपंच और उन शहर वालों की काली गाड़ियां अब पुलिस के पहरे में गांव से दूर जा रही थी। वो सन्नाटा जो दहशत का प्रतीक था, अब एक गहरे सुकून में बदल चुका था। मैंने उस सूखे हुए बरगद के पेड़ की तरफ देखा। कल तक जो एक कंकाल जैसा लग रहा था, आज उसकी टहनियों पर छोटी छोटी नई कोपलें फूटती हुई महसूस हो रही थी। रामू काका मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपनी चमकती हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा। देखा नितिन बेटा, मिट्टी अपनी औलाद को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तूने आज सिर्फ ये जमीन नहीं बचाई, तूने हनूपुर का स्वाभिमान बचाया है। अब शहर वापिस जाओगे? मैंने अपनी जैकेट की जेब से वो पुरानी डायरी निकाली और उस सूखे पीपल के पत्ते को देखा। शहर की वो ऊंची इमारतें अब मुझे छोटी लग रही थी। मैंने मुस्कुराकर काका की तरफ देखा और कहा, काका, शहर की घुटन से बहुत दूर आ गया हूँ। अब असली काम तो यहीं से शुरू होगा। हनूपुर की इस मिट्टी का कर्ज चुकाना अभी बाकी है। अब मैं हनूपुर में ही रहूँगा, उन पुराने राजों को संजोते हुए और अपनी मिट्टी की नई कहानियाँ लिखते हुए। याद रखिएगा, कामयाबी वो नहीं जो आपको अपनों से दूर कर दे, बल्कि कामयाबी वो है जो आपको खुद से मिला दे। तो दोस्तों, ये थी हनूपुर के अनकहे सच की पूरी दास्तान।
मुझे उम्मीद है कि नितिन के इस सफ़र ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मुझे ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुपुर जैसी और भी कहानियाँ सीधी आप तक पहुँचें तो आप अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और उस बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि हमारी अगली मुलाकात में कोई देरी ना हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मैं हूं आपका अपना नितिन। फिर मिलूंगा एक नई ऑडियो स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए और सुनते रहिए नितिन ऑडियो स्टोरीज़।